नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पिछली लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसका काफी पार्ट अपन ने स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु की छड़ घूर्णन कर रही है, ठीक है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र को मैंने किससे दर्शा दिया? क्रॉस से दर्शा दिया। समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कोई धातु की छड़ है, ये कोई धातु की छड़ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये ओमेगा कोणीय वेग के साथ इस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, जिसकी लंबाई है कैपिटल एल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई धातु की छड़ है ओ ए, जिसकी लंबाई है कैपिटल एल, वह इस समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। यदि मैं इस धातु की छड़ पर एक छोटे से अल्पांश यानी कि बहुत छोटे एरिया यानी कि छोटा सा अल्पांश, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसकी कल्पना करता हूं। ये कितना है मेरे पास? डीएल है, जो इस केंद्र ओ से स्मॉल एल दूरी पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक धातु की छड़ है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, ये इस समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग के साथ घूर्णन कर रही है। समान चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। इस धातु की छड़ पर एक छोटे अल्पांश, एक छोटे से क्षेत्र डीएल की कल्पना करते हैं, जो इसके केंद्र ओ से स्मॉल एल दूरी पर स्थित है। अतः अल्पांश पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब ये छड़ इस समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इस छड़ पर क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इस छोटे से अल्पांश पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वो किसके बराबर होगा? डी एप्सिलॉन बराबर बी वी डी एल के। क्योंकि अपन जानते हैं एप्सिलॉन बराबर क्या था? बी वी एल था, लेकिन यहाँ पर अल्पांश बिल्कुल स्मॉल है तो मैंने अल्पांश को लिया डीएल, तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम होगा, जो कितना होगा? डी एप्सिलॉन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डी एप्सिलॉन बराबर बी वी डी एल। चूंकि अल्पांश डीएल केंद्र ओ से स्मॉल एल दूरी पर स्थित है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने 11th क्लास में रैखिक वेग व कोणीय वेग में संबंध पढ़ा होगा। वो संबंध होता है V बराबर आर ओमेगा के। वो संबंध किसके बराबर होता है? V बराबर आर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो संबंध किसके बराबर हो जाएगा? L ओमेगा के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर त्रिज्या R होती है, यहाँ पर अपने पास लंबाई क्या है? इस अल्पांश के केंद्र से स्मॉल l है। ठीक है, इस अल्पांश की लंबाई क्या है? स्मॉल एल है, तो मैंने आर की जगह क्या लिख दिया? स्मॉल एल लिख दिया। वी रैखिक वेग हो गया और ओमेगा कोणीय वेग हो गया। ठीक है ना, ये 11th क्लास में संबंध आता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक अच्छा खासा डेरिवेशन भी बनता है इस पर। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो इस v का मान मैं यहाँ पर पुट कर दूं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, डी एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? बी, वी का मान क्या है? एल ओमेगा और डीएल जैसा का जैसा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब यानी कि तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 3 का 0 से L की सीमा में समाकलन करने पर ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये समाकलन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बिल्कुल स्मॉल था, अपन को टोटल प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इस समीकरण का मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। कहां से कहां की लिमिट में? 0 से L की लिमिट में। ठीक है, 0 से L क्यों ली? क्योंकि छड़ की लंबाई अपने पास क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटल L है। तो 0 से L की सीमा में इस समीकरण का मैं समाकलन कर दूंगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? समीकरण नंबर 3 ये रही, तो ये समाकलन का चिन्ह डी एप्सिलॉन बराबर ये समाकलन का चिन्ह बी वी बी एल ओमेगा डी एल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहां से कहां तक? 0 से L की लिमिट में समाकलन करना है। तो डी एप्सिलॉन का समाकलन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, बी ओमेगा बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका हो जाएगा? एल डी एल का। कहां से कहां की लिमिट में? 0 से L की लिमिट में। तो एप्सिलॉन बराबर बी ओमेगा और L का समाकलन क्या होगा? चूंकि x ds का समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है? x की जगह अपने पास L है, तो L dl का समाकलन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? L स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहां से कहां की लिमिट है? 0 से L की। मैं क्या करता हूं, लिमिट पुट कर देता हूं, लिमिट रख देता हूं समीकरण में। तो बी ओमेगा, पहले ऊपर वाली लिमिट L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का साइन, फिर नीचे वाली लिमिट 0 अपॉन 2। ठीक है, इस स्मॉल l की जगह पहले तो अपर वाली लिमिट रखी, फिर इस स्मॉल l की जगह माइनस का साइन लगा के नीचे वाली लिमिट को रखा। लिमिट जब अपन रखते हैं तो पहले अपर वाली लिमिट आती है, फिर माइनस का साइन, फिर नीचे वाली लिमिट आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये हाफ मैंने बाहर निकाल लिया, बी ओमेगा और एल स्क्वायर को मैंने पीछे रख दिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दे डियर स्टूडेंट्स, यदि छड़ के घूर्णन की आवृत्ति स्मॉल f हो तो, यदि छड़ के घूर्णन की आवृत्ति स्मॉल f हो तो ओमेगा बराबर किसके हो जाता है? 2 पाई f के। चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? f के। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल f के। तो 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या रख दूंगा? f रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन? 2 पाई f मेरे पास आ जाएगी। तो ओमेगा बराबर किसके हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 2 पाई f के। इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। क्योंकि ये जो छड़ है वह कोणीय वेग के ओमेगा के साथ घूर्णन करती है। ठीक है, तो इस ओमेगा की जगह मैं क्या रख दूं डियर स्टूडेंट्स? 2 पाई एफ रख दूं। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? हाफ बी 2 पाई एफ और एल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा का जैसा बी भी है, इस ओमेगा की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 पाई एफ लिख दिया, और एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा? बी पाई एफ एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन बराबर बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, इस पाई के साथ इस एल को मैंने लिख दिया और एफ को पीछे लिख दिया। तो चूंकि
पाई एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के। पाई एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, आर उसकी त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस होती है, लेकिन उस त्रिज्या के स्थान पर अपने पास जो छड़ है उसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। तो पाई एल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एरिया की यानी कि ए। तो इस पाई एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, ए लिख दूं। तो एप्सिलॉन बराबर बी ए एफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, जो क्या है, कोई भी समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युतवाहक बल है, जो किसके बराबर है, बी ए एफ के। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है समरूप या समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली या लूप के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले जो घूर्णन कर रही थी वो थी धातु की छड़, और इस बार घूर्णन कर रहा है आयताकार लूप या कुंडली, तो उसके कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चीजों को रटना नहीं है, चीजें आपको एक समान लगेगी, लेकिन जब आप इनको स्टडी करें तो चीजों को सेपरेट करके रखें, चीजों को अलग अलग करके रखें, एक दूसरे में मिक्स ना करके, यानी कि आप इसे अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से पढ़ें और चीजों को एक दूसरे से मिक्स ना होने दे, अतः आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। तो जो अपना टॉपिक है वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती आयताकार कुंडली के कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल। तो ये चुंबकीय चुंबक का क्या कौन सा ध्रुव है, एन ध्रुव है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई आयताकार कुंडली है कुछ इस टाइप से, जो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इस कुंडली का क्षेत्र सदिश ए, और ये इन दोनों के बीच का कोण थीटा। आयताकार कुंडली ए बी सी डी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई आयताकार कुंडली है जो समान चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में स्थित है, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। आयताकार कुंडली एबीसीडी है। यह समरूप या समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा ओमेगा कोणीय वेग के साथ घूर्णन करती है। जब ये ओमेगा कोणीय वेग के साथ घूर्णन करेगी तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, इस कुंडली में कितने फेरे हैं, कैपिटल एन फेरे हैं, तो कुंडली से पार होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप कुंडली भी बोल सकते हैं और इसको लूप भी बोल सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए के होता है। जब इसका फर्स्ट टॉपिक था ये, जब अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था, जो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है,
कैपिटल N। तो चुंबकीय फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, N डॉट बी ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाई बी बराबर N बी ए कोस थीटा। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि घटक कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बात और समझना आप, थीटा जब कोई भी छड़ या कोई भी लूप रैखिक वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो मैंने आपको बताया था वो कुछ दूरी तय करता है, जिसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह आयताकार लूप या कुंडली ओमेगा कोणीय वेग के साथ घूर्णन कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग के साथ घूम रही है। तो ये कुंडली कुछ विस्थापन तय करेगी। वो कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा। और कोणीय विस्थापन के बारे में आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय वेग इनटू समय के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोणीय विस्थापन, ये कोणीय वेग और ये समय, तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ओमेगा टी के। तो फाई बी बराबर क्या आ जाएगा, एन बी ए कोस, इस थीटा की जगह में क्या लिख दूं, ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या यहां तक समझ में आ गया। अतः फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फेराडे का नियम होता है, उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फाई बी है अपने पास, इसकी जगह अपन इसको लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर माइनस का चिन्ह जैसा का जैसा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आ गया। फाई बी की जगह में क्या लिख दूं, एन बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एन बी ए कोस ओमेगा टी, इस समीकरण का मुझे क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन बराबर माइनस एन बी ए क्या है, स्थिरांक है, बाहर आ जाएंगे, एन बी ए बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन बराबर माइनस एन बी ए कोस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी अवकलन होगा, क्योंकि इस टी के साथ ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा स्थिरांक है, तो इस ओमेगा का भी अवकलन होगा। तो ओमेगा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अवकलन में कांस्टेंट बाहर आता है, यानी कि आगे लिखा जाता है, और समाकलन में कांस्टेंट कहाँ पे आता है, अपॉन यानी कि बटे में आता है। तो इस कोस ओमेगा टी का सम अवकलन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में आपको। तो एप्सिलॉन बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या क्या बन जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब आप इधर देखें, एप्सिलॉन बराबर इस पूरे कांस्टेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नोट लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी, चूंकि एप्सिलॉन नोट बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। ये जो एप्सिलॉन नोट है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, और एप्सिलॉन नोट किसके बराबर लिखा अपन ने, एन बी ए ओमेगा के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, जो हमारा टॉपिक था, इसके बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी के। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब अपन प्रेरित धारा भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेरित धारा तो कुंडली में प्रेरित धारा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, अपन जानते हैं प्रेरित धारा I बराबर किसके होगा, एप्सिलॉन R के हो जाएगा।
और एप्सिलॉन बराबर क्या है अपने पास, एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर इस एप्सिलॉन की जगह ये लिख दूं एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं आई बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन आर होता है। तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख दूं, आई नॉट लिख दूं और साइन ओमेगा टी जैसा का जैसा आ जाएगा। चूंकि अपन जानते हैं आई बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन आर, तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट अपॉन आर के। यहाँ जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और जो आई आई है ये निकल के इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, यानी कि आई को बोलते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट और इस एप्सिलॉन को बोलते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब अपन अगला चैप्टर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहां पर जो धारा उत्पन्न होगी वो किस तरीके से होगी, वो किस तरीके से गति करती है, उसका ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन व समय के मध्य आरेख या लेखा चित्र। कभी कभी पूछ लेता है वो कि इस एप्सिलॉन और समय टी के मध्य ग्राफ बनाइए। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान होना चाहिए, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। ये 0, ये t/2 समय, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t, और ये समय के बीच में ग्राफ आ गया। ठीक है, ये 0 और ये इधर है एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट जो क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो आधे चक्र में तो धनात्मक होगा और आधे चक्र में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सेम ऐसा ही रूप आपको प्रत्यावर्ती धारा जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा ज्यावक्रीय रूप में बहती है, यानी कि ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने खींचा है ये ज्यावक्रीय ग्राफ है, ज्यावक्रीय आरेख है। इंग्लिश में ज्यावक्रीय को बोलते हैं साइनोसोडियल। ठीक है डियर स्टूडेंट, साइनोसोडियल कर्व। ठीक है, ये अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल भी आ गया और प्रेरित धारा भी आ गया। जब कोई आयताकार कुंडली समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना भंवर धाराएं। भंवर धाराएं यानी कि एडी करंट। ठीक है, भंवर धाराएं आपने डियर स्टूडेंट्स नदी, तालाब या पोखर जब उफान पर होते हैं, जब बहुत ज्यादा पानी का फ्लो होता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि पानी में कुछ भंवरियां ऐसे 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 आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, उसी तरीके से एक धारा यानी कि करंट भी होती है जिसे बोलते हैं भंवर धाराएं। वो क्या होती है, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स। जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल टुकड़ों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इनके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिनकी प्रकृति पानी में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार होती है, उन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहा जाता है, एडी करंट कहा जाता है। चूंकि भंवर धाराओं की खोज जो है
वो फेकोल्ट वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए भंवर धाराओं को फेकोल्ट धाराएं या फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, यही भंवर धाराएं हैं। यानी कि जब कोई भी बंध पद धातु के जो स्थूल टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे स्थूल टुकड़े होते हैं, उनसे संबद्ध यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उन टुकड़ों के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिनकी प्रकृति कुछ इस टाइप से होती है, यानी कि चक्करदार होती है। उन्हीं धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, 1 या 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ध्यान रहे, इसे आराम से पढ़े और समझ के पढ़े। एक और टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भंवर धाराओं के उपयोग। भंवर धाराओं के उपयोग, पहला उपयोग है इसका ऊष्मा पार्य उपचार में। ठीक है, यानी कि डायाथर्मी, इसको बोलते हैं डायाथर्मी। दूसरा है प्रेरण भट्टी में, यानी कि इंडक्शन फर्नेसेज में। तीसरा है विद्युत रेल गाड़ियों के ब्रेक में, विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में, यानी कि ब्रेक इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, विद्युत रुद्ध धारा मापे में भी इसका उपयोग होता है। ऊष्मा पार्य उपचार में इसका उपयोग क्या है, भंवर धाराओं का ध्यान से सुनना, कि किसी रोगग्रस्त ऊतक की सिकाई करने के लिए रोगी के उस शरीर पर कुंडली लपेट दी जाती है और धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण ऊतकों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण क्या होगा, ऊतकों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी और ऊतकों में ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है, जिसके कारण उस रोगग्रस्त ऊतक की सिकाई हो जाती है। तो वहां पर भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा मैंने बताया प्रेरण भट्टी, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती है, वहां पर अयस्क से धातु को निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जब सोना चांदी या लोहा मिलता है तो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है कि गड्ढा खोदा और चांदी निकाल ली, गड्ढा खोदा और सोना निकाल लिया। बच्चों, ये जब भी मिलते हैं धातुएं, ये बड़े बड़े ढेलों और पत्थरों के रूप में मिलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क। जिन्हें क्या बोला जाता है, अयस्क। और बोलते हैं जिसे ORE, यानी कि अयस्क बोलते हैं। उन अयस्क को रिफाइनिंग करके फिर उन अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस ये भी होती है, यानी कि जो प्रेरण भट्टी होती है, इसमें अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है। जिस अयस्क से धातु को प्राप्त करना होता है, उस अयस्क को उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है, जिसके कारण उस धातु में चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उस धातु में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। कौन सी प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा, यानी कि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण धातु पिघल जाती है और अयस्क से धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार भी भंवर धाराओं का उपयोग होता है। ओबियस, आपको पता होगा जब धाराएं उत्पन्न होगी, यानी कि करंट बहेगा, तो करंट बहने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उनका उपयोग इस तरीके से किया जाता है। विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में भी एडी करंट का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो विद्युत रेलगाड़ियां होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इनके पहियों का संबंध जो है वह धात्विक ड्रम, यानी कि मेटेलिक ड्रम से होता है। जब पहिए रेलगाड़ी के साथ गति करते हैं तो उनके साथ साथ धात्विक ड्रम भी गति करते हैं। इन धात्विक ड्रमों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जब रेलगाड़ी को रोकने के लिए लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तो धात्विक ड्रम्स जो हैं उनसे क्या उत्पन्न होने लग जाएगी, प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होने लग जाएगी, जो क्या करेगी, रेलगाड़ी के पहियों की गति का विरोध करती है, यानी कि रेलगाड़ी को आगे बढ़ने से रोकती है। अतः रेलगाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या धातु के स्थूल टुकड़ों से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसी को भंवर धारा कहा जाता है। तो ये भंवर धारा और ये इसके कुछ उपयोग है डियर स्टूडेंट्स। इसके आगे की जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।